हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। हम इस चैनल के माध्यम से एनसीईआरटी अर्थशास्त्र विषय के संदर्भ में एक सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं और इस सीरीज के अंतर्गत हम कक्षा 9 से कक्षा 12 तक इन सभी कक्षाओं के संदर्भ में विश्लेषण प्रस्तुत कर रहे हैं। और ये जो एनसीईआरटी होती है इसका अपने आप में कई ज्यादा महत्व होता है और इसीलिए एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए प्रेफर किया जाता है, क्योंकि एनसीईआरटी के पढ़ने से हमारी बौद्धिक क्षमता का विकास होता है, हमारी सोचने समझने की शक्ति कहीं ज्यादा विकसित होती है। तो इसी महत्वता को देखते हुए हमने इस सीरीज की शुरुआत की है और इस सीरीज का महत्व इन सभी कक्षाओं में पढ़ने वाले लोगों के लिए तो है ही है, यानी कि जो स्कूलिंग कर रही है। इसके अलावा जो लोग स्कूलिंग कर चुके हैं वो चाहे किसी भी तरह के कंपटीशन की प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो, यदि उसमें जरा सा भी अर्थशास्त्र विषय का रोल है तो उन सब के लिए भी ये सीरीज उपयोगी रहने वाली है। क्योंकि हमने इस सीरीज के तहत तब जाकर के विश्लेषण प्रस्तुत किया है जब हमने खुद से इन सभी कक्षाओं की एनसीईआरटी को अध्याय वाइज लाइन बाय लाइन जब खुद से रीड किया है, तब जाकर के आप सबके सामने ये विश्लेषण प्रस्तुत किया है। और आज हम इस वीडियो के तहत एनसीईआरटी अर्थशास्त्र विषय कक्षा 11 के अध्याय 2 के संदर्भ में विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे। अध्याय 2 का नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था। हम यहाँ पे भारतीय अर्थव्यवस्था को 1950 से 1990 तक समझने का प्रयास करेंगे। जो भी हम इस वीडियो के तहत विश्लेषण करेंगे वो विश्लेषण कक्षा 11 की स्टैंडर्ड के अनुसार होगा, क्योंकि हम एनसीईआरटी के संदर्भ में विश्लेषण कर रहे हैं। और जो भी कक्षा 11 के अध्याय 2 के अंतर्गत जो भी टॉपिक दिए हुए होंगे उन सभी टॉपिकों का विश्लेषण करेंगे। और आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए बारी बारी से शुरुआत करते हैं कि किस तरह से अध्याय 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के माध्यम से इसमें क्या कहने का प्रयास किया गया है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था है क्या है और किस तरह से आजादी के बाद हमारी अर्थव्यवस्था थी और किस तरह से आजादी के बाद हम अपनी अर्थव्यवस्था को किस और सुदृढ़ करें और किस तरह से उसको और बेहतर किया जाए, ये सब प्रयास किस तरह से किए गए, इस सब को समझेंगे। जब हमारा देश औपनिवेशिक शासनकाल के अधीन था तो उस समय किस तरह से जो उनकी नीतियां थी उन नीतियों का प्रभाव यहाँ के लोगों के ऊपर, यहाँ की अर्थव्यवस्था वो चाहे कृषि हो चाहे उद्योग हो, उसमें एक तरह से नकारात्मक प्रभाव पड़ा, जिससे कि यहाँ की अर्थव्यवस्था एकदम चरमरा गई। और जब हमारा देश आजाद हुआ और किस तरह से उस समय जो हमारी अर्थव्यवस्था थी वो अर्थव्यवस्था ठीक नहीं थी और हमारी आर्थिक स्थिति एकदम अच्छी नहीं थी, क्योंकि औपनिवेशिक शासन काल के दौरान जो उनकी नीतियां थी उन नीतियों के चलते यहाँ के जो छोटे छोटे जो उद्योग धंधे हैं, जो भारत की एक तरह से रीढ़ थी, वो उसको एक तरह से धराशायी किया गया। क्योंकि औपनिवेशिक शासन काल के दौरान जो नीतियां थी वो नीतियां ऐसी थी और उन नीतियों का लक्ष्य यहाँ के लोगों का विकास करना बिल्कुल भी नहीं था। उनका लक्ष्य तो अपने मूल देशों के आर्थिक हितों का संरक्षण करना था, अपने लक्ष्यों की पूर्ति करना था। तो जिसके चलते हमारी जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था एक तरह से दयनीय होती चली गई। और जब हम आजाद हुए, आजादी के बाद जिस हालात में जो हमारी अर्थव्यवस्था थी उसको पटरी में लाने के लिए एक आवश्यकता महसूस की जाने लगी कि किस तरह से हम अपनी अर्थव्यवस्था को बेहतर कर सके, किस तरह से हम अपने लोगों को और अपने जो छोटे छोटे जो उद्योग धंधे हैं और जो और कारोबार है उनको हम पुनर्जीवित कर सके। ये आवश्यकता महसूस की जाने लगी। और इसके साथ साथ उस दौरान हमें ये भी तय करना था, जो हमारी उस समय की सरकार है उसको ये तय करना था कि किस तरह से हम अपने देश में कौन सी आर्थिक प्रणाली को अपनाएं, क्योंकि विश्व स्तर पर 3 प्रकार की आर्थिक प्रणालियां थी।
उन 3 प्रकार की आर्थिक प्रणालियों को हमने किसी एक को अपनाना था और जिसके चलते हम अपनी अर्थव्यवस्था का विकास करते। जो ये 3 आर्थिक प्रणालियां हैं इनको हम एक एक करके समझेंगे और ये भी जानेंगे कि उस दौरान कौन सी आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया। जो आर्थिक प्रणालियां हैं वो 3 प्रकार की है, जिसमें कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये 3 प्रकार की आर्थिक प्रणालियां हैं, जिसमें कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वो होती है जिसमें जो भी आर्थिक गतिविधियां है वो बाजार की शक्तियों के आधार पर संचालित होती है। जो भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होगा वो बाजार की शक्तियों के आधार पर होगा। यहां पे बाजार की शक्तियां कौन सी है? यहां पे बाजार की शक्ति है मांग और पूर्ति, यानी कि डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग ही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन होता है। जब डिमांड होगी तो वहां पे उत्पादन होगा, यदि डिमांड नहीं होगी तो उन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन बिल्कुल भी नहीं होगा। और जिन लोगों के जेब में पैसा होगा वो उन वस्तुओं और सेवाओं को खरीद सकेंगे, और जिनकी जेब में पैसा नहीं होगा वो उन वस्तुओं और सेवाओं को नहीं खरीद पाएंगे। तो इस तरह से ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है। और समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, यहां पे सरकार ही निर्णय करती है कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और किस तरह से उनका वितरण किया जाए। तो सरकार का एक तरह से कंट्रोल होता है, ये सरकार के नियंत्रण में होता है जो भी अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियां होती है। ये किस तरह से वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना है और किस तरह से उनका वितरण करना है, ये सब निर्णय सरकार के द्वारा लिए जाते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था में। और समाजवादी में किस तरह से जो वितरण है, वितरण लोगों की आवश्यकता के आधार पर होता है, ना कि लोगों की क्रय शक्ति के आधार पर होता है। जैसा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता है कि जब लोगों के जेब में पैसा होगा तभी वो खरीद पाएंगे। जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है यहां पे ऐसा नहीं होता है। यहां पे सरकार लोगों की आवश्यकता के आधार पर वितरण करती है और उनकी क्रय शक्ति के आधार पर नहीं करती है। और जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि जो समाजवाद है और पूंजीवाद है, इन दोनों ही अर्थव्यवस्था का एक मिश्रित स्वरूप होता है। यहां पे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था इन दोनों का मिश्रण होता है। और किस तरह से जिन वस्तुओं और सेवाओं को बाजार बड़ी बेहतरी के साथ उत्पादन कर सके, वितरण कर सके, उनका उत्पादन तो बाजार के द्वारा किया जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था में। और लेकिन जिन वस्तुओं को, जिन सेवाओं को बाजार उत्पादित ना कर सके या वितरण ना कर सके, तो ऐसे में उन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन सरकार के द्वारा किया जाता है। जहां जहां पर जिन वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और वितरण में बाजार विफल होता है, उन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन सरकार के द्वारा किया जाता है। किस तरह से जो भी विलासिता की वस्तुएं होती है, उन विलासिता की वस्तुओं का उत्पादन बाजार के द्वारा किया जाता है। बाजार की शक्तियों के आधार पर होता है। जब उनकी डिमांड होती है तो उनका उत्पादन होता है। और किस तरह से हम देखते हैं कि जो दूर दराज के गांव क्षेत्र में किस तरह से जो सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूलों को सरकार के द्वारा वो खोला जाता है और सरकार के द्वारा संचालित किया जाता है, क्योंकि जो मध्यम वर्ग के जो लोग होते हैं, जो वंचित वर्ग के लोग होते हैं, जो गरीब होते हैं, वो किस तरह से प्राइवेट स्कूलों से वो शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में जो इनकी क्रय क्षमता है, क्रय क्षमता बिल्कुल भी नहीं है, तो ऐसे में उनकी जेब में पैसा नहीं है और वो लोग जो बाजार जो शिक्षा प्रदान करता है प्राइवेट स्कूलों के द्वारा, वहां से वो शिक्षा को ग्रहण नहीं कर सकेंगे। तो यहां पे बाजार विफल हुआ है। तो ऐसे में
जो सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूलों के माध्यम से सरकार के द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है, ताकि जो लोगों की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। और इसी तरह से स्वास्थ्य सुविधाएं है और भोजन है, आवास है, ये जो मूलभूत सुविधाएं है, ये मूलभूत सुविधाएं सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है। तो इस तरह से जिन जिन वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और वितरण में बाजार विफल होता है, तो ऐसे में उन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन और वितरण सरकार के द्वारा किया जाता है। तो इस तरह से ये मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। और जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस समय ये तय करना था कि कौन सी इन आर्थिक प्रणालियों में से किस आर्थिक प्रणाली को अपनाया जाए। तो यहां पे हमारे देश में आजादी के बाद इसी मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया, क्योंकि जो उस समय हमारे देश की स्थिति, हमारे लोगों की स्थिति थी, वो वास्तव में असंतोषजनक थी। किस तरह से हमारे यहाँ के जो लोग हैं, उन लोगों की ये भी क्षमता नहीं थी कि वो बाजार से हर एक वस्तु और सेवाओं को वो प्राप्त कर सके, और ना ही सरकार की ये क्षमता थी कि वो हर एक वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कर सके। उस तरह के हमारे पास संसाधन भी नहीं थे। तो ऐसे में ये उचित निर्णय लिया गया उस समय कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया जाए, जिससे कि जिन जिन वस्तुओं के उत्पादन और वितरण में बाजार सफल है उनको बाजार के द्वारा उत्पादित किया जाएगा, और जहां जहां पर जिन वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में बाजार विफल है उनको सरकार के द्वारा लोगों को उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसमें कि जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं लोगों की, जो वंचित वर्ग के लोग हैं, उन तक उन मूलभूत आवश्यकताओं को सरकार के द्वारा पहुंचाया जाने लगा। तो इस तरह से मिश्रित अर्थव्यवस्था उस दौरान अपनाई गई और योजनाबद्ध तरीके से विकास किया जाने लगा। योजनाबद्ध तरीके से यानी कि हमारे उस समय के जो रिसोर्सेस थे और जो संसाधन थे वो थे सीमित मात्रा में। अब उन सीमित मात्रा में संसाधनों के द्वारा हमें अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर करना था, तो योजनाबद्ध तरीके से हमें चलना जरूरी था, क्योंकि सीमित संसाधन थे और लोगों की अनेकों अनेक दिक्कतें थी, परेशानियां थी, समस्याएं थी। तो इस तरह से योजनाबद्ध तरीके से विकास किया गया, जिसमें कि कुछ निश्चित उद्देश्यों को डिसाइड किया गया और उन उद्देश्यों को किसी टाइम पीरियड के लिए यह निर्धारित किया गया कि इस टाइम पीरियड तक हमें इन उद्देश्यों को पूरा करना है, वो भी जो हमारे पास प्राप्त जो संसाधन है उन संसाधनों के द्वारा। तो इस तरह से योजनाबद्ध तरीके से विकास किया जाने लगा और योजनाएं बनाई जाने लगी। और इसी के चलते 1950 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग की स्थापना की गई और इसी योजना आयोग के द्वारा योजनाएं बनाई जाने लगी, और जिसके चलते पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत हुई और 5 वर्षों के लिए योजनाएं बनाई जाने लगी इस पंचवर्षीय योजना के तहत। और हमारे पास जो उपलब्ध जो संसाधन है उन संसाधनों के द्वारा उन 5 वर्षों के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उन लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया गया, निरंतर किया गया कि किस तरह से इस 5 वर्ष के दौरान उन लक्ष्यों को प्राप्त किया जाए। तो इस तरह से 1950 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग की स्थापना होती है। और अब हम इसके बाद पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य को समझ लेते हैं कि किस तरह से पंचवर्षीय योजना के क्या लक्ष्य थे। जब 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई थी उस समय तो इसका नाम योजना आयोग था, लेकिन आज के समय में योजना आयोग का नाम नीति आयोग है। और जो ये पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई इसका जो लक्ष्य था वो लक्ष्य काफी महत्वपूर्ण थे, और जो ये लक्ष्य थे वो लक्ष्य अपने आप में काफी विस्तृत लक्ष्य थे, और जिसमें कि समृद्धि है, समृद्धि को स्थापित करना है, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता, समानता, ये 4 लक्ष्य थे योजना आयोग के कि किस तरह से जो हर एक जो पंचवर्षीय योजनाएं जो चलाई गई थी
उन योजनाओं के तहत इन लक्ष्यों को ध्यान में रखा गया था और इन लक्ष्यों के तहत उन योजनाओं की शुरुआत की गई। तो इस तरह से ये 4 प्रमुख लक्ष्य थे। इन लक्ष्यों को हम एक एक करके समझेंगे कि किस तरह से जो ये लक्ष्य थे पंचवर्षीय योजनाओं के, वो लक्ष्य किस तरह से थे, किस संदर्भ में थे। जिसमें कि सबसे पहले समृद्धि। समृद्धि यानी कि समृद्धि का अर्थ है देश में वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होना। ये किस तरह से हमारे देश में वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना है, उससे संबंधित अनेक योजनाएं बनाना है और उन योजनाओं के तहत उत्पादन और सेवाओं में वृद्धि करना था, जिससे कि हमारी जीडीपी में वृद्धि हो सके। और इससे पहले हमने कक्षा 9 की एनसीईआरटी में ये समझा है कि जो समृद्धि और विकास है वो क्या है, उसको हमने डिटेल में समझा है। अगर आपने उसको नहीं देखा है, उन एनसीईआरटी को अभी तक आपने नहीं देखा है, तो आप उनको भी जरूर देखिएगा। समृद्धि में क्या होता है, जो भी संख्यात्मक वृद्धि होती है उसको हम समृद्धि कहते हैं। तो यहाँ पे पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से ये लक्ष्य रखा गया कि किस तरह से हमें समृद्धि को हासिल करना है, हमें वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि करना है। और किस तरह से जब वृद्धि होगी तो इससे स्वाभाविक है लोगों को रोजगार मिलेगा, और लोगों को जब रोजगार मिलेगा, लोगों की आय में वृद्धि होगी, आय में वृद्धि होगी तो किस तरह से जीडीपी में भी वृद्धि होगी, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद में भी वृद्धि होगी। जो जीडीपी है, जीडीपी में किस तरह से जो अर्थव्यवस्था के जो 3 क्षेत्रक होते हैं, जिसमें कि प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक, इन तीनों क्षेत्रकों की जो आर्थिक गतिविधियों की जो मौद्रिक वैल्यू होती है, जो मौद्रिक मूल्य होता है, उन मौद्रिक मूल्यों को जब हम जोड़ते हैं तो उसे हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। तो इस तरह से पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से ये लक्ष्य रखा गया कि हमें समृद्धि हासिल करनी है। और इसी तरह से आधुनिकीकरण, आधुनिकीकरण में किस तरह से ये लक्ष्य रखा गया कि जो भी नई जो टेक्नोलॉजी है, उन टेक्नोलॉजी को हमने अपनाना है, उन टेक्नोलॉजी के साथ हमने वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना है, जिससे कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि हो सके। तब जाकर के उत्पादन बढ़ेगा जब हम टेक्नोलॉजी को इंक्लूड करेंगे। जो देश और दुनिया में जो भी आविष्कार हो रहे हैं, नए नए आविष्कार, उन सभी को हम इंक्लूड करें और उनके तहत, उन नई नई प्रौद्योगिकी के तहत हम उत्पादन करें। तो इससे क्या होगा, इससे उत्पादन में वृद्धि होगी, जिससे कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था एक बेहतर राह की ओर बढ़ेगी। और इसी तरह से आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता के तहत ये प्रयास किया गया कि किस तरह से हमारे देश में, हमारे देश की जो स्थिति है उसको देखते हुए ये प्रयास किया गया कि किस तरह से हमें आयात को कम करना है, क्योंकि हमारे पास विदेशी मुद्रा भी नहीं है जिससे कि हम आयात को कर सके, हम अपने लोगों की जरूरतों को आयातों के द्वारा पूरी कर सके। तो यहाँ पे ये प्रयास किया गया कि किस तरह से उन चीजों का आयात से बचा जाए जिनका देश में उत्पादन संभव हो सके, जिनका हम अपने देश में उत्पादन कर सकते हैं, तो उनका हम आयात ना करें, उनको हम अपने ही देश में उत्पादन करें। जिनका हम अपने देश में उत्पादन नहीं कर सकते हैं, पॉसिबल नहीं है, उनको हम आयात कर सकते हैं। तो इस तरह से आत्मनिर्भरता पर भी जोर दिया गया इन पंचवर्षीय योजना के तहत, जिससे कि यहाँ पे अपने देश में ही अपने देश की जरूरतों के अकॉर्डिंग उन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जा सके, जिससे कि आयात को कम किया जा सके। तो इस तरह से ये आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया। और इसी तरह से समानता, जिस तरह से समृद्धि, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता है, इनके साथ साथ समानता भी महत्वपूर्ण है कि किस तरह से जो लोगों की जो मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं, लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा किया जाए। जो वंचित वर्ग है, शोषित वर्ग है, उन सभी की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जिसमें कि भोजन है, आवास है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ये सभी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना था,
वो किस तरह से वो लोग जो वंचित वर्ग के लोग हैं वो इन मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित ना हो सके। तो इस तरह से समानता स्थापित करने का भी प्रयास किया गया और धन और संपत्ति के वितरण की जो असमानताएं हैं उनको भी कम करना था। ऐसा भी ना हो कि जो देश के बहुत सारे जो रिसोर्सेज है वो कुछ ही लोगों के पास हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जिससे क्या होगा, कुछ लोग तो और अमीर होते चले जाएंगे और जो गरीब है वो और गरीब होते चले जाएंगे। तो यहाँ पे धन और संपत्ति के वितरण को लेकर के समानता को भी ध्यान में रख करके इस पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई। तो इस तरह से ये पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य थे। ये 4 लक्ष्य थे, काफी महत्वपूर्ण थे और ये अपने आप में काफी विस्तृत है, काफी इसका एक अपने आप इसका दायरा काफी विस्तृत है और जिसके तहत इन सभी लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए इन पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई। तो इस तरह से ये यहाँ पे हमने इस स्लाइड के माध्यम से पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य को समझा है और अब हम इसके बाद कृषि के संदर्भ में बात करेंगे कि किस तरह से आजादी के बाद कृषि को और बेहतर करने का प्रयास किया गया। जब हमारा देश औपनिवेशिक शासनकाल के अधीन था तो उस दौरान कृषि क्षेत्र को अनदेखा किया गया और ऊपर से ब्रिटिश शासनकाल के दौरान यहाँ पे जमींदारी जैसी व्यवस्था को थोपा गया, क्योंकि इनका मकसद यहाँ के लोगों का विकास करना नहीं था। इनका मकसद तो केवल अपने लक्ष्यों को साधना था। और इस जमींदारी व्यवस्था के तहत किस तरह से हमारे देश में जो कृषि व्यवस्था है, कृषि व्यवस्था की दयनीय स्थिति होती गई। और ये जो जमींदारी व्यवस्था है, जमींदारी व्यवस्था के तहत यहाँ के लोगों का, यहाँ के कृषकों का शोषण होता था। वो किस तरह से, जो ब्रिटिश सरकार है, ब्रिटिश सरकार जो भूमि का जो स्वामित्व है, भूमि का स्वामित्व वो जमींदारों को दिया हुआ होता था और ये जमींदार ब्रिटिश सरकार को वो निश्चित राशि का भुगतान करते थे। और किस तरह से अब जमींदारों को ब्रिटिश सरकार ने उस भूमि का मालिक बनाया था और ये जमींदार उस भूमि पर, उस खेती पर वो खुद कृषि नहीं करते थे, खुद वो फसलों को नहीं उगाते थे, बल्कि ये यहाँ के कृषकों को, यहाँ के कृषि मजदूरों को वो भूमि कृषि के लिए देते थे और बदले में ये कृषक इन जमींदारों को वो अपने उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा देते थे। और जिसके चलते यहाँ पर क्या होता था, ये जमींदार किसानों का शोषण करते थे, क्योंकि किसानों को एक बड़ा हिस्सा जमींदारों को देना पड़ता था। तो जिसके चलते यहाँ की जो कृषि व्यवस्था है, कृषि व्यवस्था की स्थिति एकदम दयनीय होती चली गई। और स्वतंत्रता के बाद यह महसूस किया जाने लगा कि किस तरह से जो ये जमींदारी जैसी व्यवस्था है इसको खत्म किया जाए और कृषि क्षेत्र में समानता लाने के लिए भू सुधार की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। और इस भू सुधार का लक्ष्य यह था कि किस तरह से जोतों का स्वामित्व में परिवर्तन करना था। वास्तव में जो भूमि का स्वामी है उसको किसान बनाया जाए, किसानों को वास्तव में उस भूमि का स्वामी बनाया जाए। तो जिस तरह से जो औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान जो जमींदारी व्यवस्था थी, वो जमींदारी व्यवस्था यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ की अर्थव्यवस्था के लिए वो सही नहीं थी। तो इस तरह से भू सुधार किया गया यहाँ पे हमारे देश में। और भू सुधार के तहत किस तरह से ये देखा गया कि जो यहाँ के कृषक है वो उत्पादन के लिए प्रोत्साहित होने लगे, क्योंकि ये स्वाभाविक है जब लोगों को, किसानों को उनकी भूमि का स्वामी बनाया जाएगा तो वो और मेहनत के साथ वो उत्पादन करेंगे और जिससे कि वो निरंतर उत्पादन करने के लिए वो प्रोत्साहित होंगे। और जिसके चलते क्या हुआ कि कृषि उत्पादन में वृद्धि देखी गई। तो इस तरह से आजादी के बाद भू सुधार जैसे यहाँ पे प्रयास किए गए, जिससे कि कृषि क्षेत्र को और बेहतर किया गया। और इसी के चलते हमारे देश में हरित क्रांति की शुरुआत हुई और हरित क्रांति की शुरुआत भारत में 1960 के दशक में हुई। और हरित क्रांति के तहत
जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है उच्च पैदावार वाले किस्मों के बीजों का प्रयोग। हरित क्रांति के तहत ऐसे बीजों का प्रयोग किया गया जो उच्च पैदावार वाले बीज थे और जिसके लिए आवश्यकता थी कि पर्याप्त मात्रा में उर्वरक हो, कीटनाशक हो और जल की पूर्ति हो, जिससे कि खेती की जा सके इन बीजों के साथ। और जिससे कि भारत में इस हरित क्रांति के फलस्वरूप ये देखा गया कि उत्पादन में बहुत ज्यादा वृद्धि होने लगी और जिसके चलते 1960 के दशक के अंत तक भारत खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर हो गया। जो भारत खाद्यान्न संकट से जूझ रहा था वो किस तरह से हरित क्रांति के फलस्वरूप वो खाद्यान्नों की दृष्टि से आत्मनिर्भर हो गया। तो इस तरह से ये हरित क्रांति भारत के लिए वास्तव में काफी महत्वपूर्ण थी, जिसने भारत में एक तरह से उत्पादन के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाए। तो इस तरह से ये कृषि के संदर्भ में ये आजादी के बाद ये प्रयास किए गए जिससे कि कृषि क्षेत्र को और बेहतर किया गया। अब हम इसके बाद उद्योगों को देख रहे थे कि किस तरह से आजादी के बाद यहाँ के उद्योगों को और बेहतर किया गया जिससे कि यहाँ की अर्थव्यवस्था को एक सामान्य पटरी पर लाया जा सके। जब हम औपनिवेशिक शासन काल के अधीन थे उस समय जो उनकी नीतियां थी वो यहाँ के उद्योग धंधों के विकास के पक्षधर बिल्कुल भी नहीं थी और जिसके चलते यहाँ के जो उद्योग धंधे हैं उद्योग धंधों पर बुरा प्रभाव पड़ा। जो विशेषकर जो छोटे छोटे यहाँ के जो उद्योग धंधे थे जो वास्तव में इस देश की रीढ़ थी, वो उस रीढ़ पर एक प्रहार किया गया ब्रिटिश शासन काल के दौरान उनकी नीतियों के द्वारा। और यहाँ के जो उद्योग धंधे है, जो छोटे छोटे जो उद्योग धंधे हैं वो एक तरह से उन पे नकारात्मक प्रभाव पड़ा। और जब हमारा देश आजाद हुआ तो ये महसूस किया जाने लगा कि राष्ट्र के विकास के लिए, राष्ट्र की प्रगति के लिए वास्तव में उद्योगों का विकास बेहद ही जरूरी है। क्योंकि उद्योगों के विकास से किस तरह से यहाँ पे रोजगार में वृद्धि होती है। जब रोजगार में वृद्धि होती है तो ये स्वाभाविक है कि लोगों की आय में वृद्धि होगी और राष्ट्र की आय में वृद्धि होगी। तो यहाँ पे हमारे देश में पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से औद्योगिक विकास पर बल दिया गया ताकि यहाँ के उद्योग धंधों को पुनर्जीवित किया जा सके। विशेषकर देश में जो लघु उद्योग है, जो गांव गांव में जो छोटे छोटे जो उद्योग धंधे हैं उनको पुनर्जीवित करने का भी प्रयास किया गया। क्योंकि एक तो जो ये छोटे छोटे उद्योग धंधे हैं यहाँ पे मशीनों का प्रयोग नहीं किया जाता है, यहाँ पे लोग हाथों से काम करते हैं, हाथों से उत्पादन करते हैं। तो यहाँ पे बहुत लोगों को रोजगार मिलता है जिससे कि ये जरूरी हो जाता है कि इन उद्योग धंधों का विकास किया जाए, उनका संरक्षण किया जाए। तो आजादी के बाद इन छोटे छोटे उद्योग धंधों का विकास और संरक्षण पर निरंतर प्रयास किया गया और निरंतर उनको बेहतर करने के लिए निरंतर वो प्रयास किए गए जो जरूरी थे उन उद्योग धंधों के लिए। तो इस तरह से आजादी के बाद उद्योग धंधों को और बेहतर करने का प्रयास किया गया। अब हम इसके बाद व्यापार नीति के संदर्भ में बात कर लेते हैं कि व्यापार नीति है क्या है और किस तरह से आयात को प्रतिस्थापित किया गया और जो भारत की आजादी के बाद जो व्यापार नीतियां हैं वो किस तरह की थी और किस तरह से यहाँ की अर्थव्यवस्था को उन व्यापार नीतियों के तहत और बेहतर किया गया। उस समय जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस समय ये प्राथमिकता दी गई कि किस तरह से हमें आयात को कम करना है। आयात को इसलिए कम करना है क्योंकि यहाँ की जो जरूरतें हैं, यहाँ की जरूरतों को यहाँ पे ही उन वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन करके उन जरूरतों को पूरा किया जाए, ना कि उनको आयात किया जाए। क्योंकि हमारे पास विदेशी मुद्रा भी नहीं है, विदेशी मुद्रा के भंडार में भी कमी है। तो इन सब के चलते ये प्रयास किया गया कि आयात को कम करना है और आयात करने के स्थान पर हमें भारत में ही निर्मित करने वाले उद्योगों को प्रोत्साहित करना है वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए। हमें उद्योग धंधों को और अधिक प्रोत्साहित करना है कि
वो और अधिक वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कर सके, जिससे कि हमारे देश के लोगों की जो जरूरतें हैं वो जरूरतें यहाँ के उद्योग धंधों के द्वारा ही उनको पूरा किया जा सके। तो इस तरह से आयात को कम करने का प्रयास किया गया हमारे देश में, और इस नीति के द्वारा ये प्रयास किया गया कि किस तरह से प्रशुल्क के माध्यम से विदेशी प्रतिस्पर्धा से घरेलू उद्योग धंधों की रक्षा की जाए। जो यहाँ के जो छोटे छोटे जो उद्योग धंधे हैं, उन उद्योग धंधों के विकास पर बल दिया गया, और ये प्रयास किया गया कि किस तरह से आयात को कम किया जाए और यहाँ के उद्योग धंधों को और अधिक प्रोत्साहित किया जाए उत्पादन के लिए। अब यहाँ पे जो बाहर से जो दूसरे देश से जो निर्मित वस्तुएं आएगी, उन वस्तुओं को एक तरह से प्रतिबंधित करना था ताकि यहाँ के उद्योग धंधों की रक्षा की जाए। वो यहाँ पे जो विदेशी वस्तुओं से जो प्रतिबंध है, वो प्रतिबंध इस संदर्भ में लगाया गया कि प्रशुल्क के माध्यम से जब प्रशुल्क लगेगा तो कहीं ना कहीं वो विदेशी वस्तुएं महंगी हो जाएगी, तो यहाँ के लोग उन महंगी वस्तुओं को नहीं खरीदेंगे। जब नहीं उन वस्तुओं को नहीं खरीदेंगे तो वो अपने देश में अपने देश के उद्योग धंधों के द्वारा उत्पादित जो वस्तुएं होगी उनको खरीदेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हमारे देश में सरकार के द्वारा ये प्रयास किया गया कि जो घरेलू उद्योग धंधे हैं उनकी रक्षा की जाए विदेशी प्रतिस्पर्धा से। ये किस संदर्भ में, जब हमारे देश में ये देश के अंदर कोई छोटे छोटे उद्योग धंधे स्थापित है, वो उत्पादन कर रहे हैं, और ऐसे में जो विदेशी देश द्वारा उत्पादित वस्तुएं हमारे देश में आती है, तो कहीं ना कहीं ये प्रतिस्पर्धा का एक यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा बाजार में कि किस तरह से जो विदेशी वस्तुएं हैं, यहाँ पे टेक्नोलॉजी का विकास है, यहाँ पे किस तरह से उन वस्तुओं की जो कीमत है वो कम होगी, और हमारे देश में उस तरह से अभी टेक्नोलॉजी का विकास भी नहीं है और हमारे देश की वस्तुओं की जो कीमत है वो ज्यादा होगी। तो इस तरह से जब ये दोनों वस्तुएं बाजार में आएगी एक ही बाजार में, तो कहीं ना कहीं विदेशी वस्तु तो सस्ती होगी और हमारे देश के उद्योग धंधे द्वारा जो निर्मित जो वस्तुएं होगी वो महंगी होगी। तो ऐसे में इस प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए सरकार ने क्या किया है, सरकार ने विदेशी वस्तुओं पर शुल्क लगा दिया है, यानी कि टैरिफ लगा दिया, जिसको हम कर कहते हैं। जब सरकार यहाँ पे कर लगाएगी, ये कर भी इस संदर्भ में लगाएगी कि कर लगाने से ये वस्तु विदेशी वस्तु हमारे अपने देश की वस्तु से ही महंगी हो जाए। जब ये महंगी होगी तो कहीं ना कहीं हमारे देश में जब ये वस्तु आ भी जाएगी तो यहाँ के लोग नहीं खरीदेंगे क्योंकि ये वस्तु महंगी है। तो स्वाभाविक है लोग यहाँ अपने देश के द्वारा उत्पादित वस्तुओं का वो उपभोग करेंगे, उन वस्तुओं को खरीदेंगे। तो इस तरह से परिशुल्क के माध्यम से विदेशी प्रतिस्पर्धा से घरेलू उद्योगों की रक्षा की गई। तो इस तरह से विदेशी व्यापार की जो नीतियां हैं, इस संदर्भ में भी ये प्रयास किए गए ताकि घरेलू उद्योग धंधों को एक तरह से प्रोत्साहित किया जाए और यहाँ पे अपने देश के अंदर उत्पादन को बढ़ाया जा सके। और इसी के चलते किस तरह से 1991 में भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत हुई। नई आर्थिक नीति यानी कि उदारीकरण। उदारीकरण क्या होता है? उदारीकरण यानी कि बिना किसी प्रतिबंध के व्यापार होना, विदेशी व्यापार होना, और जो भी प्रतिबंध हो उन प्रतिबंधों को हटा देना। जब इस संदर्भ में विदेशी व्यापार होता है तो उसे हम उदारीकरण कहते हैं। तो इस संदर्भ में जो भारत है, भारत ने इस संदर्भ में अपने कदम 1991 में बढ़ाए, क्योंकि तब तक हम किस तरह से अपने आंतरिक संदर्भ में अपनी अर्थव्यवस्था को बेहतर करें और अपने उद्योग धंधों को किस तरह से प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करें ताकि वो विदेशी उत्पादों के साथ वो प्रतिस्पर्धा कर सके। अभी अभी हमारा देश आजाद हुआ था और इस हालत में था कि क्यों ना हम पहले अपने उद्योग धंधों, अपने मूलभूत संरचना को और मजबूत करें, जिससे कि
हम उसके बाद और बेहतरी के साथ जब हम विदेशी व्यापार एक खुली अर्थव्यवस्था के तौर पे हम उसमें भाग ले तो हम बड़ी मजबूती के साथ उनके उत्पादों के साथ हम प्रतिस्पर्धा कर सके। तो इस तरह से 1991 में भारत ने नई आर्थिक नीति यहाँ पे अपनाई और जिसे हम उदारीकरण के संदर्भ में समझते हैं। और उदारीकरण में बिना किसी प्रतिबंध के विदेशी व्यापार होता है और जिसमें किसी भी तरह के प्रतिबंध नहीं होते। एक तरह से ये खुली अर्थव्यवस्था होती है। तो इस तरह से ये यहाँ पे आजादी के बाद व्यापार नीति थी। और यहाँ पे हमने इस वीडियो के माध्यम से एनसीईआरटी अर्थशास्त्र विषय कक्षा 11 के अध्याय 2 को डिटेल में समझा है और जिसमें कि भारतीय अर्थव्यवस्था को हमने 1950 से 1990 तक विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास किया है कि किस तरह से इस दौरान हमने अपनी अर्थव्यवस्था को और बेहतर करने का प्रयास किया है, जिसके चलते जो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान जिस हालात में हमारी अर्थव्यवस्था थी उस हालात से हमने अपनी अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाया है और जिससे कि हमने एक ऐसी स्थिति में अपनी अर्थव्यवस्था को पहुंचाया है जो हम कहीं ना कहीं विदेशी उत्पादों के साथ विदेशी अर्थव्यवस्था के साथ हम आज प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने इस वीडियो के तहत डिटेल में समझने का प्रयास किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए आज की ये वीडियो काफी उपयोगी रही होगी। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाजत। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।